मेरा नाम अंजलि है। मैं अपनी दीदी शिवानी के साथ उसके ससुराल में रहती हूँ। माता पिता के इस दुनिया से चले जाने के बाद अकेली होने के कारण दीदी मुझे अपने ससुराल ही ले आईं। दीदी के ससुराल में और कोई नहीं, बस जीजा और उनकी एक 6 साल की बेटी आरती है। दीदी का कोई बहुत बड़ा चौड़ा ससुराल नहीं है, क्योंकि उनके सास ससुर उनकी शादी से पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। दीदी मेरा बहुत ध्यान रखती है। वह मेरी हर जरूरत पूरी करती हैं। दीदी हर समय काम में लगी रहती हैं, लेकिन मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। दीदी मेरा बहुत ध्यान रखती है, लेकिन फिर भी मेरा मन उनके घर में नहीं लगता। मुझे माता पिता की बहुत याद आती है। जब भी माता पिता मुझे याद आते हैं, मेरा मन भर आता है। मेरा दिल करता है कि उड़कर अपने घर चली जाऊं, क्योंकि उस घर में माता पिता की यादें हैं। मगर दीदी मुझे अकेला उस घर में नहीं भेजना चाहती, हालांकि वह मेरा अपना घर है। वह कहती हैं कि समय दुनिया खराब है, मैं तुम्हें अकेला वहां नहीं छोड़ सकती। मगर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि उनके घर में मेरा दिल नहीं लगता। मैं हर समय माता पिता को याद करके आंसू बहाती रहती हूँ। उनके साथ गुजरा हुआ समय मुझे आज तक नहीं भूला। दीदी की तो कुछ साल पहले ही शादी हो गई थी। उनके जाने के बाद मैं तो माता पिता के साथ और भी ज्यादा जुड़ गई। जब दीदी का विवाह न हुआ था, उस समय मैं माता पिता से ज्यादा जुड़ी न थी। मैं हर समय दीदी के साथ कमरे में रहकर उनसे बातें करती रहती। मेरी बहन मुझे बहुत प्यारी थी, मगर जैसे ही वह गई, मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने खुद को संभाल लिया। माँ भी मुझे हर समय समझाती थी कि बेटा, तुम्हारी बहन को एक न एक दिन तो ब्याह कर जाना ही था, और एक न एक दिन तो तुम भी हमें छोड़कर चली जाओगी। तुम हमारा सोचो कि उस समय हमारा क्या होगा। तुम्हारे पास तो मैं और तुम्हारे पिता हैं, मगर तुम्हारे जाने के बाद हमारे पास तो कोई ना होगा। अब वह इस दुनिया में मौजूद नहीं है, मगर उनकी बातें मुझे आज भी याद हैं। वह कहते थे कि मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी, मगर वह तो मुझे ही छोड़कर चले गए। उन्होंने तो यह कभी न कहा था कि वही मुझे छोड़कर चले जाएंगे, बल्कि माता पिता तो हर समय ही मेरे विवाह की बातें करते रहते और कहते कि हम तुम्हारे जाने के बाद बहुत अकेले हो जाएंगे। मगर अब वह नहीं है, और उनके जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। हालांकि मैं पहले अपनी दीदी से बहुत जुड़ी थी, मगर उनके विवाह के बाद मैं अपने माता पिता के साथ इतनी घुल मिल गई कि मैं अपनी दीदी को ही भूल बैठी। अब मेरे पास दीदी है और माता पिता नहीं है। मेरा फिर से वही हाल है। दीदी के जाने पर मैं उदास थी, मगर माता पिता ने मुझे संभाल लिया था, और अब वह मौजूद नहीं है और दीदी मुझे संभाल रही है, मगर मेरा दिल किसी भी तरह से नहीं संभलता। हर समय ही मैं कमरे में छिपकर आंसू बहाती रहती हूँ और अपने माता पिता को याद करती रहती हूँ। मैंने कभी भी न सोचा था कि समय मेरे साथ यह भी करेगा। दीदी के घर में मैं बहुत उदास रहती हूँ। शुरू शुरू में तो मैं कमरे से बाहर ही न निकलती थी, मगर अब मुझे यहाँ पर रहते हुए 4 महीने हो चुके हैं। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर अभी तक भी मेरे दिल से माता पिता के जाने की कसक नहीं गई। मेरा मन चाहता है कि मैं कमरा बंद करके सारा समय रोती रहूं, मगर दीदी के घर में भी मेरे लिए एक खुशी है, और वह है मेरी छोटी सी भांजी आरती। वह मुझे बहुत प्यारी है। सच ही कहते हैं कि बहनों के बच्चे भी बहुत प्यारे होते हैं। अब मैं उसके साथ समय बिताने लगी हूँ। आरती जब मासूम चेहरा बनाकर बात करती है तो मेरा दिल खुशी से उछल पड़ता है। शायद मैं उसी की वजह से ही इस घर में रह रही हूँ, वरना तो मैं कब की अपने घर चली गई होती। आरती की वजह से ही घर में कुछ रौनक हो जाती है। मैं पूरा दिन खाली बैठ बैठकर बहुत बोर हो जाती हूँ। पहले तो मैं पढ़ाई करती थी, लेकिन जब से माता पिता गए हैं तो मैंने पढ़ाई को भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपनी दीदी पर अपनी पढ़ाई का बोझ नहीं डालना चाहती थी। अब मैं पूरा दिन ही घर में होती हूँ, मगर मेरी दीदी मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। मेरे लाख कहने पर भी वह मुझे रोक देती है, मगर मैं उन्हें यूं काम करते नहीं देख सकती, क्योंकि वह घर के काम के साथ साथ बाहर जाकर भी काम करती है। वह एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करती है। हालांकि उन्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीजा जी का अच्छा खासा काम है। वह काम के सिलसिले में बहुत व्यस्त भी रहते हैं और घर भी बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, मगर दीदी खुद ही नौकरी करना चाहती हैं। वैसे तो वह मुझे कोई काम नहीं करने देती, मगर मैं ज़बरदस्ती ही आरती के काम कर देती हूँ। मैंने पूरी तरह से आरती को संभाल रखा है। उसका खाना पीना, नहलाना, यहाँ तक कि वह सोती भी मेरे ही पास है। मैं उसे स्कूल के लिए तैयार करके भी भेज देती हूँ, क्योंकि दीदी तो सुबह सुबह ही काम पर चली जाती है।
क्योंकि वह जिस स्कूल में नौकरी करती है वह दीदी के घर से काफी दूर है। इसीलिए मैंने उनसे कह दिया है कि वह आरती की बिल्कुल भी चिंता न करें। मैं आरती को नहलाकर स्कूल के लिए तैयार करवा देती हूँ, क्योंकि मैं तो सारा दिन ही खाली पड़ी रहती हूँ। उसके काम करने से मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मैं तो घर के काम काज भी करना चाहती हूँ, मगर दीदी मुझे रोक देती है। इसीलिए ही मैंने आरती को पूरी तरह से संभाल लिया है। शुरू शुरू में तो दीदी मुझे आरती के काम भी न करने देती थी और कहती कि मैं सब कर लूंगी, मगर मुझे अपनी बहन पर बड़ा तरस आता है। वह सुबह सवेरे उठ के सारे घर का काम करती है और उसके बाद स्कूल चली जाती है। स्कूल से वापस आने के बाद भी वह घर को संभालती है और शाम का खाना वाना भी वही बनाती है। हालांकि मैंने उनसे कहा है कि शाम का खाना वह मेरे जिम्मे लगा दें, मगर वह मेरी कोई बात नहीं सुनती। शायद वह भी जानती है कि मैं बहुत उदास हूँ। माता पिता के जाने से मेरी तो दुनिया ही उलट पुलट हो गई है। इसीलिए ही शायद वह मेरा एहसास करती हैं। वह चाहती हैं कि मैं उनके घर में खुश रहूं, मगर उनके या मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। माता पिता की याद तो मेरे दिल में एक कसक की तरह चुभती रहती है। इन 4 महीनों में मैंने जीजा जी को सिर्फ 6-7 बार ही देखा है, क्योंकि वह काम के सिलसिले में बहुत व्यस्त रहते हैं। मुझे दीदी की किस्मत पर रश्क आता है कि उनकी जिंदगी कितनी अच्छी है, उन्हें कितना अच्छा पति मिला है। मगर मैं यह न जानती थी कि मैं तो असली हकीकत से ही वाकिफ नहीं। जीजा जी अक्सर ही घर पर मौजूद नहीं होते। मैंने कई बार दीदी से भी पूछा है तो वह कहती हैं कि वह काम की वजह से व्यस्त होते हैं। जीजा जी रात को देर से वापस आते हैं और सुबह सुबह ही काम पर निकल जाते हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं देख पाती। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा कौन सा काम है कि वह रात देर तक करते रहते हैं और अक्सर तो वह रातों को भी वापस नहीं आते। मैं जब भी दीदी से इस बारे में पूछूं तो वह मुझे टाल देती है और कहती हैं कि उनका काम ही ऐसा है। मगर आज तक उन्होंने मुझे यह नहीं बताया कि जीजा जी क्या करते हैं। वह तो बस यही कहती है कि वह कोई बहुत बड़ा कारोबार करते हैं। मुझे हैरानी होती है कि जीजा जी इतना बड़ा कारोबार करते हैं तो फिर दीदी क्यों काम करती है। तो वह इस बात पर भी मुझे चुप करवा देती है और कहती हैं कि मुझे घर में यूं बैठना पसंद नहीं, इसीलिए ही मैं काम करना चाहती हूँ, और वैसे भी मैं अपनी पढ़ाई को व्यर्थ नहीं करना चाहती। ये बात सुनकर तो मैं भी चुप हो जाती हूँ, क्योंकि वह पढ़ी लिखी हैं और पढ़े लिखे इंसान को कोई न कोई ऐसा काम करना ही चाहिए। मुझे इस बात का एहसास है क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और अधूरी पढ़ाई की वजह से ही मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलती। हालांकि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, मैं अपनी बहन का हाथ बंटाना चाहती हूँ, मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। मगर मेरी अधूरी पढ़ाई की वजह से मैं यह भी नहीं कर सकती, मैं कोई नौकरी शौकरी नहीं कर सकती। इसीलिए ही मैं चाहती हूँ कि मैं दीदी के घर के काम कर दूं ताकि उनका कुछ हाथ बंट जाए। एक दिन दीदी अपने काम पर चली गई और आरती भी स्कूल थी। मैं घर पर अकेली थी। मैं बिस्तर पर लेटकर मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। मैंने सुबह का नाश्ता भी न किया था। मैंने दीदी से बोल दिया था कि वह अपने काम पर जाएं। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद ही अपने लिए कुछ बना लूंगी। थोड़ी देर बाद मुझे भूख का एहसास हुआ तो मैं रसोई में आ गई। मैंने फ्रिज में देखा तो आटा पड़ा था, लेकिन वह बहुत ज्यादा जमा हुआ था। उससे रोटी तुरंत बनाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए मैंने उसे थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल कर रख दिया और अपने लिए चाय बनाने लगी। मैंने सोचा कि मैं चाय पराठा ही खा लेती हूँ। अब आटे को बाहर निकाले हुए पूरे 10 मिनट हो चुके थे और चाय भी बन चुकी थी। मैंने चाय को अच्छे तरीके से ढक कर रख दिया और रोटी बनाने लगी। अब मैं आराम से खड़ी रोटी बना रही थी कि अचानक से मुझे अपने कंधे पर हाथ महसूस हुआ। मैं घबरा गई। मैंने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि जीजा जी ही थे। मैंने जल्दी से कुर्सी पर पड़ा, अपना दुपट्टा उठाकर कंधों पर फैला दिया, क्योंकि जब मैं रोटी बनाने लगी थी तो मैंने दुपट्टा उतारकर साइड पर रख दिया था। जीजा जी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। आज तो वह घर भी जल्दी वापस आ गए थे। पहले वह इस समय पर कभी न आते थे। जीजा जी मुझे सिर से पांव तक घूरे जा रहे थे और उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मैं यह देखकर घबरा गई। मैंने घबराते हुए लड़खड़ाती जुबान से कहा, जीजा जी आपको कुछ चाहिए? दीदी घर पर नहीं है, वह स्कूल गई हैं। मैं जीजा जी से उनके यहाँ आने की वजह पूछना चाहती थी, मगर मैं सीधा उनके मुंह पर यह बात न कर सकती थी, क्योंकि यह उनका अपना घर था। वह जब भी चाहते घर आ सकते थे। मगर मुझे इस बात की हैरानी थी कि वह मुझे अकेला देखने के बावजूद भी रसोई में क्यों आ गए हैं। उन्होंने कोई जवाब न दिया और बस मुझे सिर से पैर तक घूरते रहे।
जब मैंने अपनी बात दोबारा दोहराई तो वह हड़बड़ा गए और कहने लगे, कहाँ गई है शिवानी? किधर है शिवानी? उसे बुलाओ। मैंने कहा कि जीजा जी, मैंने अभी आपको बताया तो है कि वह काम पर गई हैं। अगर कोई काम है तो आप मुझे बता दें। तो जीजा जी कहने लगे, काम तो है उससे, बल्कि तुमसे ही है। जब उन्होंने यह कहा तो मैं घबरा गई और झुका हुआ सिर और भी झुका लिया। जीजा जी, क्या काम है आपको? मैंने कांपती आवाज के साथ कहा। मुझे आज उनके तेवर कुछ अजीब से लग रहे थे, या शायद मैं पहले कभी अकेली उनके सामने न आई थी, इसीलिए मुझे अजीब महसूस हो रहा था। तो वह कहने लगे कि कुछ नहीं, बस चाय बनाकर 5 मिनट में ही कमरे में लेकर आओ। वह तुरंत ही हुक्म देकर वहां से चले गए। तो मैंने रोटी बनाना छोड़ दिया और जो चाय मैंने अपने लिए बनाई थी उसे प्याली में डालकर जल्दी से जीजा जी के कमरे की तरफ चल दी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, जीजा जी बिस्तर पर लेटे हुए मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने धीरे से कहा, जीजा जी, चाय बन गई है। तो उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा, अभी तो मैं कहकर आया हूं और चाय बन भी गई? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। जीजा जी, जो चाय मैंने अपने लिए बनाई थी मैं वही लेकर आई हूं, आप यह पी लीजिए, मैं बाद में अपने लिए बना लूंगी। यह कहते हुए मैंने चाय की प्याली उनकी तरफ बढ़ाई। वह मेरे हाथ से चाय की प्याली लेने लगे थे, मगर जैसे ही उन्होंने चाय की प्याली पकड़ी तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा महसूस हुआ कि जानबूझकर वह मेरा हाथ छूना चाह रहे हों, मगर जल्दी जल्दी मैंने प्याली छोड़कर हाथ पीछे कर लिया। मगर शुक्र है उन्होंने प्याली को थाम रखा था, इसीलिए ही चाय नीचे न गिरी। मैं जल्दी से वहां से निकल आई। मैं रसोई में न गई बल्कि सीधा अपने कमरे में ही आ गई। मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। मैंने कमरे की भी कुंडी लगा रखी थी क्योंकि मैं लड़की थी, और एक बार में ही मुझे एहसास हो गया था कि जीजा जी ने जानबूझकर ही मुझे छूने की कोशिश की है। अब मेरा नाश्ता करने का मन न था। थोड़ी देर में दीदी भी घर वापस आ गईं और पूछने लगीं कि जीजा जी कब आए, तो मैंने उनसे कह दिया कि वह 2 घंटे पहले ही आए हैं। यह सुनते ही उनके चेहरे पर परेशानी छा गई। मुझे उनकी परेशानी देखकर और भी परेशानी होने लगी। मुझे समझ न आ रहा था कि आखिर उन्हें क्या हुआ है, वह क्यों परेशान हो रही है। मगर मैंने उनसे कुछ न पूछा। आज मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी उन्हें याद कर रही थी। जब भी मैं अपने माता पिता के बारे में सोचती तो वह डरावना दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमने लगता, जिसे मैं सोचना ही न चाहती थी। मगर जब भी मुझे माता पिता की याद आती है तो वह कड़वी हकीकत भी मेरे जहन में घूमने लगती, क्योंकि वह याद भी मेरे माता पिता से ही जुड़ी थी, जिसे सोचकर भी मेरी आत्मा कांप उठती है। मैं उस कड़वी हकीकत को याद न करना चाहती थी। फिर मैं अपने कमरे में बैठी अतीत के उस भयानक दिन के बारे में सोचने लगी, जिसका आरंभ तो बड़ा अच्छा हुआ था, मगर दिन के अंत में तो मेरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई। माता, जल्दी खाना लाएं, मुझे भूख लग रही है, कब से इंतजार कर रही हूं। आपसे कहा भी था कि मुझे आज कॉलेज जल्दी जाना है, रोजाना ही मेरी ज्यादा देर हो जाती है। आज तो जरूर सर, मुझे फिर सजा देंगे। मैं अब माता से नाराज हो रही थी। बस थोड़ा सा सब्र कर लो बेटा, मैं तुम्हारा नाश्ता बना चुकी हूं, उन्होंने रसोई से ही आवाज दी। 2 मिनट के अंदर वह रसोई से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। उनके हाथ में एक प्लेट भी थी, जिसमें न जाने वह मेरे लिए क्या बना लाई थी। मुझे अपनी पसंदीदा चीज की खुशबू महसूस होने लगी थी। जब मैंने आलू के पराठे देखे तो मेरी खुशी की सीमा न रही, क्योंकि मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद थे। माता, आप बहुत अच्छी हैं, आप जैसी प्यारी माँ मैंने किसी की नहीं देखी। अब मैं उनकी तारीफ करने लगी थी तो वह भी मुस्कराने लगी। बस करो, हर समय ही मक्खन लगाती रहती हो। उनकी बात पर मैं भी मुस्करा दी और चुपचाप आलू के पराठे खाने लगी। मुझसे तो सब्र ही न हो रहा था, और माँ के हाथ में तो ऐसा स्वाद था कि मैं उंगलियां छाटती रह जाती। मैं बरामदे में बैठकर नाश्ता कर रही थी। अचानक से कोई आवाज आने लगी। मैंने बाहर देखा तो जोरदार बारिश हो रही थी। पहले भी मौसम कुछ खराब था, मगर मुझे उम्मीद न थी कि बारिश होगी। बारिश को देखकर तो मेरा मन ही खराब हो गया, क्योंकि आज मैं कॉलेज से छुट्टी न करना चाहती थी, क्योंकि आज मेरी दोस्त अनन्या का जन्मदिन था। हमने सोच रखा था कि हम कॉलेज में ही उसका जन्मदिन मनाएंगे। मैं अब मुंह फुलाकर बैठ गई और नाश्ता करना भी छोड़ दिया। मुझे तो आलू के पराठे भी भूल गए थे, हालांकि वह मुझे बहुत पसंद थे। मैं अब मुंह बनाकर बैठी थी। माता रसोई से बाहर आती हुई दिखाई दी।
वह आते ही कहने लगी कि अभी तो तुम्हें बहुत जल्दी थी और अब खुद ही बैठ गई हो। वह अब तक रसोई में थी और रसोई हमारे कमरों के साथ जुड़ी अंदर ही थी, इसीलिए उन्हें बारिश का पता न चल सका। लेकिन जब वह बाहर आईं और बारिश देखी तो वह खुद ही समझ गईं और मुस्कुराने लगीं कि कोई बात नहीं, आज छुट्टी कर लो। वैसे भी आज मैंने सोचा है कि मशीन लगाकर कपड़े धो लूं, तो तुम मेरी मदद ही कर देना। माता की बात सुनकर तो मेरा मुंह और भी बिगड़ गया। मैं माता से कहने लगी कि जब बारिश हो रही है तो आप कपड़े कहाँ सुखाएंगी। मैंने जल्दी से उन्हें समस्या बता दी, क्योंकि हम कपड़े अपनी छत पर सुखाते थे और बारिश हो रही थी तो वह कैसे कपड़े सुखा सकती थी। लेकिन फिर माता मुस्कुराने लगी और कहा कि हाँ, बारिश कोई पूरा दिन थोड़े ही होनी है, जब बारिश खत्म होगी तो तब मैं धो लूंगी और तुम मेरी मदद कर देना। माता ने भी तुरंत ही मेरे समस्या का हल दे दिया। वह अब मुस्करा रही थीं कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो, आज तुम्हें काम करने से कोई नहीं बचा सकता। मैं ऐसी ही थी, मुझे घर के काम करने में जरा भी दिलचस्पी न थी। मुझे तो नौकरी करने का शौक था, इसीलिए ही मैं पढ़ रही थी। अब बारिश की वजह से मैं कॉलेज तो न जा सकती थी, लेकिन मेरी चिंता और बढ़ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर आज मैं कॉलेज न गई तो अनन्या मुझसे नाराज हो जाएगी, क्योंकि आज हमारा प्लान था कि हम उसका जन्मदिन मनाएंगे। मैं परेशान बैठी थी। फिर अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैंने तुरंत ही मोबाइल बैग से निकाला और अनन्या को कॉल करने लगी। अनन्या ने बताया कि बारिश की वजह से वह भी कॉलेज नहीं जा पाई। उसकी बात सुनकर तो मेरी बातें खुल गईं, क्योंकि अगर मैं कॉलेज न जाती और वह कॉलेज पहुंच चुकी होती तो वह मुझसे नाराज हो जाती, मगर वह तो खुद ही कॉलेज न पहुंची थी। अब मेरी चिंता खत्म हो गई और मैं फिर से आलू के पराठे खाने लगी। बारिश अभी थमी न थी। आज मेरा मन कर रहा था कि मैं बारिश में नहाऊं, क्योंकि बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। यूनिफॉर्म में ही मैं बरामदे से बाहर निकल आई। बारिश अभी भी हो रही थी और मैं उसमें बच्चों की तरह खेल रही थी। 15-20 मिनट तो मैं बारिश में नहाती रही। मैंने माता से कहा कि माता, आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, अगर आपके हाथ के अच्छे से पकौड़े मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाए। मेरी बात पर माता भी मुस्कुराने लगी और रसोई की तरफ चल दीं। 20 मिनट में माता गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आ गईं, तो मैं जल्दी से ही बरामदे में आकर पकौड़े खाना शुरू हो गई। अचानक से घर का दरवाज़ा खुला। मैंने देखा तो पिता भी पूरे गीले होकर मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हो रहे थे। मेरे पिता योग सिखाते थे। अब भी वह योग की कक्षाएं देते थे। इस तरह हमारा गुजारा अच्छा चल जाता था, क्योंकि उनकी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। पिता भी अब बरामदे में आ चुके थे और आते ही पकौड़े खाने लगे। वाह भई, आज तो मेरी पत्नी ने अपने हाथ के स्वादिष्ट पकौड़े खिला दिए। वह मुस्कुराकर अब माता की तारीफ कर रहे थे। माता भी पिता की बात सुनकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि दोनों बाप बेटी ही हर समय मक्खन लगाकर मुझसे काम निकलवाते रहते हो। एक मेरी बेटी शिवानी थी, जो हर समय मेरा साथ देती और घर के कामों में भी मेरी मदद करवाती। अंजलि तो बिल्कुल भी मेरी कोई मदद नहीं करती। सारा दिन मुझे ही काम करना पड़ता है। मुझे तो इस बात की चिंता खाई जा रही है कि जब अगले घर जाएगी तो हमारी ही नाक कटवाएगी। अब माता पिता से मेरी शिकायतें लगा रही थीं। वह कहने लगीं कि तुम बाप बेटी की तो अलग से टीम ही बन गई है, तुम लोगों को तो जरा भी मेरी चिंता नहीं। माता की बात पर पिता और मेरा तो ठहाका ही निकल गया। पिता भी अब माता को समझाने लगे कि अभी अंजलि बच्ची है, अभी उस पर इतने बोझ मत डालो, समय के साथ यह भी सीख जाएगी। मगर माता इस बात पर बहुत ही क्रोधित होने लगीं और कहने लगीं कि उसकी उम्र की लड़कियां तो 2-2 बच्चों की माएं बन चुकी हैं और आप इसे छोटी बच्ची कह रहे हैं। आपको तो यह सारी जिंदगी ही बच्ची लगेगी। मुझे अभी भी याद है कि शिवानी ने बहुत कम उम्र में ही सब कुछ सीख लिया था, लेकिन इसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। अब बारिश रुक चुकी थी, मैं पूरी गीली हो चुकी थी, तो मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी ताकि कपड़े बदल सकूं। तो पीछे से माता की आवाज आई, अरे किधर जा रही हो? तुरंत ही कपड़े बदल कर आओ और मेरे साथ रसोई में मदद कराओ, और फिर मैंने मशीन भी लगानी है। जैसे ही मैं वहां से जाने लगी तो तुरंत ही माता ने मुझे आदेश दे दिया। मैं अब जल्दी से कोई बहाना करने लगी। मैंने भी माता से कह दिया कि माता, मुझे सुबह से चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ आराम करना चाहती हूँ। तो माता कहने लगी, वाह भई, पकौड़े खाने में भी तुम्हारी तबीयत ठीक थी और कॉलेज जाते समय भी ठीक थी। जब माँ ने थोड़ी मदद कराने का कह दिया तो अभी अभी तुम्हें चक्कर भी आने लग गए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी,
कपड़े बदलकर रसोई में आओ और बर्तन धो। माता अब मुझे सख्ती से कह रही थी तो मैं भी इनकार न कर सकी और मुंह फुलाकर कमरे में चली गई। मैं 5 मिनट में ही कपड़े बदलकर रसोई में आ गई। जब मैं रसोई में आई तो माता ने कहा कि पहले बर्तन धो लो और आज रात का खाना भी तुमने ही बनाना है। मैं आश्चर्य से माता की तरफ देखने लगी तो माता कहने लगी कि हाँ, मैं भी थोड़ी तुम्हारी मदद करा दूंगी, लेकिन बनाना तुमने ही है। अगर आज मैं तुम्हें न सिखाऊंगी तो कल को तुम्हारे ससुराल में मेरी ही बेइज्जती होनी है कि बेटी को कुछ सिखाया नहीं। शिवानी से ही कुछ सीख लो, कितनी सुघड़ बच्ची है मेरी, कैसे अपने घर को संभाल रखा है उसने। माँ की बात पर मैंने कोई जवाब न दिया और चुपचाप बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के बाद मैं माता से यह कहकर अपने कमरे में आ गई कि मैं कुछ आराम करूंगी, उसके बाद ही कपड़े धुलवाने में उनकी मदद करा दूंगी। तो वह भी चुप हो गईं, क्योंकि मैंने मदद कराने की हाँ तो भर ली थी। मैं अपने कमरे में आकर मोबाइल इस्तेमाल करने लगी। जैसे ही मेरी नज़र मेरे पुराने ईयरपॉड्स पर पड़ी तो मुझे अनन्या के वे नए ईयरपॉड्स याद आ गए जो उसने कुछ दिन पहले ही लिए थे। एक दिन जब मैं कॉलेज गई तो अनन्या ने मुझे अपने नए ईयरपॉड्स दिखाए। वे मुझे बड़े पसंद आए थे। मेरा भी मन चाहा कि मैं भी ऐसे ईयरपॉड्स लूं। उसने तो मोबाइल भी नया लिया हुआ था। उसने मुझे बताया कि उसने अपना पुराना मोबाइल बेच दिया है और iPhone 15 Pro Max ले लिया है। उसका मोबाइल देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन मैं इतना महंगा मोबाइल न ले सकती थी। मुझे अपनी हैसियत का अच्छे से अंदाजा था। मेरे पिता बहुत मेहनत से पैसे कमाते थे और मुझे उनका एहसास भी था, लेकिन आए दिन अनन्या की नई नई चीजें देखकर तो मेरा भी मन करता कि यह सब मेरे पास भी हो। मैं अब उसके जैसा मोबाइल तो न ले सकती थी, क्योंकि मेरे पास अभी एक अच्छा सा मोबाइल था और वैसे भी मैं उसके जैसा महंगा मोबाइल लेना भी न चाहती थी। लेकिन ईयरपॉड्स का मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं भी उसकी तरह के ईयरपॉड्स लूं। मुझे आज भी याद है, जब मैं कॉलेज से घर आई थी तो मैंने पिता से ईयरपॉड्स का जिक्र किया था। पिता मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि बेटी इस महीने सब्र कर लो, अगले महीने मैं तुम्हें लेकर दूंगा, क्योंकि इस महीने थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं अपनी बेटी को अगले महीने जरूर लेकर दूंगा। मैंने पिता को बताया कि अनन्या ने अपना मोबाइल भी बदल दिया है। हालांकि उसका पहले वाला मोबाइल भी अच्छा था, लेकिन अब उसने iPhone 15 Pro Max ले लिया है। लेकिन मैं इतनी फिजूल खर्ची नहीं करना चाहती, वह तो बहुत महंगा है। आप बस मुझे ईयरपॉड्स ही ला दें। तो पिता ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे ईयरपॉड्स लाकर देंगे, मगर अभी तक महीना पूरा न हुआ था और पिता को तनख्वाह भी न मिली थी। मुझे तनख्वाह मिलने का इंतजार था। मुझे कमरे में आए हुए 2 घंटे हो चुके थे। अभी तक मुझे माता ने कपड़े धोने के लिए न बुलाया था और मैं भी बाहर न गई थी। अचानक से पिता की आवाज मेरी सुनने की सीमा से टकराई। वह माता से चाय मांग रहे थे। हालांकि मैं अपने कमरे में बैठी थी, मगर मुझे उनकी आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। मैं अभी कपड़े धोकर फारिग हुई हूं और अब आप चाय की फरमाइश कर रहे हैं। यह सुनकर तो मेरी खुशी की इंतहा ही न रही। माता ने खुद मुझे कपड़े धोने के लिए न बुलाया था। मुझे उन पर बड़ा प्यार आया। वह हर समय मुझसे काम करने को कहती रहती थीं, मगर फिर बाद में वह खुद ही कर लेतीं। अब माता पिता से नाराज हो रही थीं। उनमें अक्सर ही ऐसी नोकझोंक चलती रहती थी। वह दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। अरे, आप नाराज क्यों हो रही हैं? आज हम खाना बना लेंगे, चाय तो पिला दो पहले। शाम होने वाली थी और पिता कह रहे थे कि आज तुम्हारी रसोई से छुट्टी, रात का खाना मैं बनाऊंगा। पिता की बात सुनकर माता मुस्कुराने लगीं और कहने लगीं, जी, वैसे कभी आपको खाना बना ही लेना चाहिए, ताकि आपको भी एहसास हो कि खाना बनाना कितना मुश्किल है। वह अब मुस्कुराकर उन्हें खाना बनाने का कह रही थीं। पिता रसोई में चले गए। कभी किसी चीज के गिरने की आवाज आती तो कभी वह माता को बुलाते। मैं कमरे में बैठी थी और उन दोनों की आवाजें भी सुन रही थी। मेरा मन हुआ कि मैं भी जाकर देखूं पिता क्या बना रहे हैं, तो मैं भी रसोई में आ गई। देखा कि माता वहां पर नहीं थीं। मैंने धन्यवाद किया, क्योंकि अगर वह मुझे देख लेती तो फिर से मुझे डांटने लगतीं। पिता प्याज वगैरह काट रहे थे और प्रेशर कुकर में मटन गलने के लिए चूल्हे पर रखा हुआ था। मैं मुस्कुराकर कहने लगी, वाह भई, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। तो पिता भी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हाँ, अब मुझे परेशान मत करो। आज मैं ऐसी बिरयानी बनाऊंगा कि तुम उंगलियां छाटते रह जाओगी। पिता की बात सुनकर मैं रसोई से बाहर निकल आई और कमरे की ओर चल दी। मेरी परीक्षा आने वाली थी तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी थी, लेकिन कमरे में मुझे सारी आवाजें सुनाई दे रही थीं। पिता बार बार माता को बुला रहे थे,
कि अब आगे क्या करना है। मैं उनकी बातें सुन सुनकर हंस रही थी। फिर मैंने कमरे की खिड़की से देखा कि माता रसोई में जा रही है। अब वह भी पिता की मदद कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जो हुआ उसने मेरी सारी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। अचानक रसोई से किसी चीज के फटने की आवाज आई तो मैं अपने कमरे से निकलकर दौड़ती हुई रसोई की ओर आ गई। मैंने देखा कि रसोई आग में जल रही है। आग की लपटें दरवाजे और खिड़कियों से बाहर निकल रही थीं। यह देखकर मेरा दिल फटने को आ गया। माता पिता भी अंदर थे, मगर उनकी कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। शायद पिता को मालूम नहीं हुआ कि गैस रिसाव हो रहा है, इसीलिए इतना बड़ा धमाका हो गया। मैं बाहर खड़ी आंसू बहा रही थी। मेरा दिल फट रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कांपती टांगों के साथ अपने कमरे की ओर भागी। मैंने जल्दी से अग्निशमन विभाग को फोन किया और उसके बाद दीदी को भी। थोड़ी देर में ही दीदी भी आ गई और आग बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग भी। लेकिन जब उन्होंने आग बुझाई तो माता पिता का शरीर पूरी तरह से जल चुका था। उनकी तो पहचान ही नहीं हो पा रही थी। उन्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल कट गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी अभी मर जाऊंगी, मगर मैं यह दुख सहने के लिए जिंदा रही। मेरा दिमाग चकरा रहा था और मैं चकराकर जमीन पर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने कमरे के बिस्तर पर पाया। दीदी मेरे पास बैठी थीं। उन्हें देखकर मैं फिर से रोने लगी। मैं भागकर बाहर आई तो बाहर कुछ भी नहीं था। दीदी ने मुझे बताया कि मैं सारा दिन ही बेहोश रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया था जिसकी वजह से मुझे होश ही नहीं आया। और यह भी डॉक्टर से दीदी ने ही कहा था, क्योंकि मैं माता पिता के जाने से बहुत दुखी थी। माता पिता की अंतिम रस्में पूरी हो चुकी थीं और वह अब कहीं भी मौजूद नहीं थे। वह दोनों मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुके थे। अब मैं अतीत की कड़वी सच्चाई से निकलकर वर्तमान में आ चुकी थी। माता पिता की मौत का दृश्य याद करके तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरी आत्मा कांप उठती थी। वह दृश्य मेरी आंखों से कभी नहीं झटता। थोड़ी देर बाद आवाज आने लगी तो मैंने कमरे से बाहर निकलकर देखा। आरती स्कूल से वापस आ चुकी थी। एक वही तो थी जिसे देखकर मुझे कुछ सुकून मिलता। उसी की वजह से तो घर में थोड़ी रौनक थी। मैं बाहर गई, उसका हाथ मुंह धुलाया, उसका यूनिफॉर्म बदला और उसे खाना खिलाकर सुला दिया। समय बड़ी तेजी से गुजर रहा था। अब तो जीजा भी रोजाना ही जल्दी घर वापस आ जाते। मुझे अब उनसे बहुत डर महसूस होता। वह मुझे अजीब अजीब नजरों से घूरते। दीदी भी उनसे दूर दूर रहती। जीजा रोज रात को दीदी को जबरदस्ती कमरे में ले जाते और जब दीदी वापस आती तो वह बहुत रोती और अपना शरीर ऐसे रगड़ रगड़ कर धोती जैसे कोई गंदगी लग गई हो। मुझे हैरानी होती कि आखिर क्या मामला है। मैंने कई बार दीदी से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब न दिया। एक दिन रात को जब मैं आरती को खाना खिला रही थी और दीदी बर्तन धो रही थी, अचानक से घर का दरवाजा खुला और जीजा लड़खड़ाते कदमों के साथ घर के अंदर आने लगे। उन्हें देखकर तो मैं और भी घबरा गई, क्योंकि पहले मैंने उनकी ऐसी हालत कभी न देखी थी। मुझे पहले वह कुछ अजीब से लगते और उनकी मानसिक स्थिति भी मुझे कभी कुछ अजीब सी लगती, क्योंकि कभी वह बहुत ज्यादा पागलपन में बहुत गुस्से से दीदी से बात करते तो कभी बहुत प्यार से। लेकिन आज उनका यह रूप देखकर तो मैं घबरा ही गई। शायद उन्होंने शराब पी रखी थी। आरती भी जीजा को देखकर डरने लगी और रोने लगी। मैंने आरती को गले से लगा लिया और उसे कमरे में जाकर लिटा दिया। जब मैं बाहर आई तो जीजा दीदी पर हाथ उठा रहे थे और उनसे पैसे मांग रहे थे। दीदी उनसे कह रही थी कि मेरे पास कोई पैसे नहीं, जो भी पैसे थे वह खर्च हो गए, मैंने घर का सामान सिर्फ ले लिया है। उनकी बात सुनकर तो मुझे हैरानी हुई कि आखिर जीजा दीदी से पैसे क्यों मांग रहे हैं। वह तो खुद इतना बड़ा कारोबार करते हैं, उन्हें पैसों की क्या जरूरत कि वह 500 रुपये के लिए दीदी पर हाथ उठा रहे हैं। जीजा अब भी दीदी की कोई बात न मान रहे थे और उनसे बार बार पैसे मांग रहे थे। जब दीदी ने इनकार कर दिया कि उनके पास पैसे नहीं, तो जीजा ने उनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और फिर वहां से चले गए। दीदी वहीं पर खड़ी रो रही थी। मैं जल्दी से दीदी के पास गई और उन्हें गले से लगा लिया तो वह फूट फूट कर रोने लगीं। मैंने दीदी से पूछने की कोशिश की, मगर वह मुझे कुछ न बता रही थी और बस रोए जा रही थी। मैं दीदी को सहारा देकर कमरे में ले आई और उनसे पूछने लगी कि दीदी आखिर क्या बात है? क्या आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं? मुझे आप हर समय ही परेशान लगती हैं और जीजा का रवैया भी मुझे आपके साथ कुछ ठीक नहीं लगता।
आपने तो हमेशा यही बताया था कि वह काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं। मुझे बताइए, आखिर क्या समस्या है? तो दीदी ने भी आज हार मान ली और मुझे सारी बात बता दी। दीदी ने मुझे बताया कि शादी के पहले दिन से ही जीजा का उनके साथ यही व्यवहार है। लेकिन आज तक दीदी ने माता पिता को इस बारे में कुछ न बताया था, क्योंकि वह उन्हें परेशान न करना चाहती थीं। आज तक तो हमें बिल्कुल भी इस बात का ज्ञान न था कि जीजा दीदी के साथ यह व्यवहार करते हैं। दीदी ने मुझे बताया कि वह इसलिए नौकरी करती है क्योंकि जीजा उन्हें घर के खर्च के लिए पैसे नहीं देते और कभी कभी तो अपना नशा पूरा करने के लिए उन्हीं से पैसे ले जाते हैं। उनकी बात सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई। दीदी ने मुझे बताया कि जीजा हर समय ही उन पर बहुत गुस्सा करते हैं और रोज रात को जब वह नशे की हालत में देर घर वापस आते हैं तो दीदी पर हाथ उठाते हैं। उनके शरीर से और मुंह से गंदी बदबू आती है। वह उन पर बहुत अत्याचार करते हैं। उनकी बात सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। उन्होंने आज तक हमसे यह बात छुपाई थी। मुझे अपनी दीदी पर बहुत प्यार आया। उन्होंने हमें परेशान नहीं किया और खुद ही इतनी बड़ी पीड़ा सहती रहीं। वह एक घटिया व्यक्ति के साथ इतने साल गुजार सकती है, यह तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो हमेशा ही उनकी किस्मत पर ईर्ष्या करती थी कि उन्हें इतना अच्छा पति मिला है। मगर मैं यह न जानती थी कि मेरा ख्याल तो बिल्कुल ही गलत है। जीजा तो एक शराबी थे और हर समय ही दीदी को मारते पीटते रहते थे। मैं आज तक जो समझ रही थी कि वह काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं, मेरा यह ख्याल भी जरा सा गलत था, क्योंकि वह तो एक नशेड़ी थे और आधी रात को नशा करके वापस आते और फिर सुबह सुबह उठकर कहीं चले जाते। वह कोई भी काम नहीं करते थे और अपना नशा पूरा करने के लिए भी दीदी से पैसे लेते थे। इसीलिए दीदी बेचारी को काम करना पड़ रहा था। सारी सच्चाई खुलकर मेरे सामने आ चुकी थी। दीदी ने मुझे बताया कि वह जीजा के पास नहीं जाना चाहती, क्योंकि वह हर समय ही शराब में धुत रहते हैं और उनके मुंह से बदबू आती है। इसी वजह से ही दीदी अपना शरीर रगड़ रगड़ कर धोती थीं। आज तक दीदी ने माता पिता से यह बात छुपा कर रखी थी, लेकिन अब वह हार मान चुकी थीं। वह अब यह सब सह सह कर थक चुकी थीं। सारी कहानी सुनाने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगीं। मैंने उन्हें दिलासा दिया और कहा कि दीदी, आप परेशान न हो, मैं आपके साथ हूं। उस दिन तो जीजा रात को चले गए, लेकिन अगले ही रोज सुबह सुबह ही वह घर वापस आ गए। आज उन्होंने सुबह ही शराब पी रखी थी और वह बहुत गुस्से में घर आए थे। आते साथ ही वह दीदी पर हाथ उठाने लगे। हमें तो कुछ मालूम ही न था कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब तो वह पैसे भी नहीं मांग रहे थे। बस नशे की हालत में आते साथ ही वह दीदी को मारने लगे थे। दीदी उनके सामने हाथ जोड़ रही थीं और रो भी रही थीं। ये दृश्य देखकर तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। आज तक दीदी यह सब सह रही थीं और हमें तो कुछ मालूम ही न था। मैं दौड़ती हुई उनकी तरफ गई और दीदी को बचाने लगी, मगर जीजा उन्हें मारते ही रहे। अब वह दीदी से कह रहे थे कि तू एक बदचलन औरत है, तुझे अपने पति का जरा भी ख्याल नहीं। यह सुनकर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि दीदी तो आज तक अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाती आई थीं। वह तो अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ जीजा की जिम्मेदारियां भी निभाती आई थीं, क्योंकि कमाकर लाना तो जीजा का फर्ज था, मगर यह फर्ज भी दीदी ही निभा रही थीं। मगर वे अब भी उनसे शिकायत कर रहे थे। मुझे अचरज हुआ कि जीजा यह बात कैसे कर सकते हैं। एक तो वे अपनी जिम्मेदारियों से ही लापरवाह थे और दूसरा दीदी पर ही क्रोध कर रहे थे। मेरी समझ में सारी बात आ चुकी थी कि वे नशे की हालत में ही यह सब बोल रहे थे, क्योंकि नशेबाज को कुछ पता नहीं होता कि वह क्या कह रहा है और क्या नहीं। वे दीदी की कोई बात नहीं सुन रहे थे और बस मारते ही जा रहे थे। मैं भी दीदी को बचा रही थी, मगर इससे भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था। अचानक से लड़ते लड़ते जीजा ने दीदी को जोर से धक्का दिया और उनका सिर जोर से दीवार में जा लगा। उनका सिर फट चुका था और उनके सिर से बहुत ज्यादा खून भी बहने लगा था। यह देखकर जीजा वहां से चले गए। मैं दौड़ती हुई दीदी की तरफ गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनकी आखिरी सांसें चल रही हों। मुझे जीजा पर बड़ा क्रोध आ रहा था। आखिर मेरी दीदी बेचारी का क्या कसूर था कि उन्होंने दीदी को इतना मारा और उनका सिर भी फोड़ दिया, और उसके बाद भी उन्हें दया न आई, और यह देखने के बावजूद कि दीदी का सिर फट चुका है, वे वहां से चले गए। मैं दीदी का सिर अपनी गोद में रखे बैठी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बहन बेचारी आखिरी सांसें ले रही थी। शायद उनके सिर की चोट बहुत ज्यादा थी। वे दर्द से कराह रही थीं। उनकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। मेरी समझ में कुछ न आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब दीदी मुझसे कह रही थी, अंजलि,
तुम कभी भी उससे मत हारना। ये शब्द बोलते ही दीदी ने दम तोड़ दिया। दीदी को अपने सामने यूं बेहोश पड़ा देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वे मेरा एकमात्र सहारा थीं। दीदी की मौत का सदमा मैं सह नहीं सकती थी। मेरा दिमाग घूम रहा था। आरती बेचारी तो अपने कमरे में सो रही थी। उस बच्ची को तो यह भी मालूम न था कि उसकी माता अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं अपनी बहन की लाश पर मातम कर रही थी। दीदी को इस दुनिया से गए हुए पूरा घंटा हो चुका था, मगर अभी भी मुझमें इतनी हिम्मत न थी कि मैं किसी को इस बारे में बता सकूं, और मैं बताती भी किससे। अचानक से घर का दरवाजा खुला और जीजा अंदर आते दिखाई दिए। फिर वे वहीं पर खड़े रहकर दीदी की लाश को घूरने लगे। उनकी आंखों में जरा भी डर या दुख न था। उन्हें जैसा बेदिल इंसान देखकर मेरा मन हुआ कि मैं उनकी जान ले लूं। उन्होंने मेरी दीदी का कत्ल किया था और मैं कुछ न कर पा रही थी, क्योंकि मैं उनके घर में मौजूद थी। जीजा को दीदी के मर जाने का भी कोई गम न था और वे अभी भी नशे में चूर थे। फिर वे लड़खड़ाते कदमों के साथ मेरी तरफ आने लगे। मुझे उन्हें यूं आते देखकर बहुत डर महसूस हो रहा था। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक वहशी जानवर था जिसने मेरी दीदी का कत्ल किया था। वह अब बिल्कुल मेरे करीब आकर चिल्लाने लगे, अब तेरी बारी है। वे लाल आंखों से मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि वह मेरी भी जान ले लेंगे, क्योंकि वह एक नशेबाज था और नशेबाज को नशे में किसी चीज की खबर नहीं होती। मैं जल्दी से उठी और भागती हुई कमरे में घुस गई। जीजा बाहर से दरवाजा पीटते रहे, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। डर से मेरी टांगें कांप रही थीं। थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की से देखा तो जीजा कहीं भी मौजूद नहीं थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दीदी जो मेरा एकमात्र सहारा थी, वे अब इस दुनिया में मौजूद नहीं थीं। गम के मारे मेरा दिमाग फटा जा रहा था। एक तो मुझे अपनी फिक्र थी और दूसरी अपनी भांजी की। आखिर मैं उस मासूम बच्ची को क्या बताती कि उसकी माता अब इस दुनिया में नहीं है। मैं कितनी ही देर दीदी की लाश के पास बैठकर आंसू बहाती रही। फिर दीदी के आखिरी शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। मैंने हिम्मत की और पुलिस थाने पहुंच गई। मैंने पुलिस थाने में जीजा के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस तुरंत ही जांच के लिए घर आ गई। घर आकर देखा तो दीदी की लाश वहीं पर मौजूद थी जहां लड़ाई हुई थी। मैंने पुलिस से विनती की कि मेरी जान को खतरा है, कृपया आप जल्दी से जल्दी जीजा को पकड़ लें। तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि वे बहुत जल्द ही इस केस की तह तक जाएंगे। समय बड़ी तेजी से गुजर रहा था। 4 दिन हो चुके थे। जीजा घर वापस नहीं आए थे। आरती हर समय ही दीदी के बारे में पूछती, क्योंकि उसके उठने से पहले ही दीदी की आखिरी रस्में हो चुकी थीं और अब वे इस घर में मौजूद नहीं थीं। जब भी आरती मुझसे अपनी माँ का पूछती तो मैं उसको गले से लगा लेती और मेरी आंखों से आंसू निकल आते, मगर मैं उसे कुछ नहीं बताती और इधर उधर की बात करके टाल देती। वह बच्ची तो यही समझ रही थी कि उसकी माँ किसी काम की वजह से घर से बाहर है। उस बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं था कि उसकी माँ को उसके पिता ने मार डाला है। 2-3 दिन बाद मैं पुलिस थाने गई तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक जीजा का कुछ पता नहीं चला, मगर पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। उन्होंने मुझे दिलासा दिया तो मैं भी घर वापस आ गई। एक दिन रात को मैं और आरती कमरे में ही सो रहे थे। मैंने कमरा अंदर से बंद कर रखा था, लेकिन गेट बंद करना भूल गई थी। रात के लगभग 12 बज रहे थे। अचानक से कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। मैंने खिड़की से देखा तो बाहर जीजा खड़े थे। वे नशे की हालत में जोर जोर से दरवाजा बजा रहे थे। यह देखकर तो मेरी आत्मा कांप उठी। मैं अकेली रात को आखिर कैसे उन्हें संभाल सकती थी। मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और हेल्पलाइन पर कॉल कर दी। 10 मिनट के अंदर ही पुलिस यहां पहुंच गई और जीजा को पकड़कर ले गई। अब मुझे कुछ राहत की सांस आई थी, क्योंकि अब जीजा को कैद कर लिया गया था। समय बड़ी तेजी से गुजर रहा था। अब मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया था और मैं एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी भी करती थी। अब दीदी को हमें छोड़कर गए हुए पूरा 1 साल हो चुका था। मेरी दिन रात की मेहनत का फल आखिर मुझे मिल ही गया। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। मैं अब एमफिल कर चुकी थी और मुझे एक बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी मिल चुकी थी। वह तनख्वाह मेरे और आरती के खर्चे के लिए काफी थी। हम दोनों का उससे बहुत ही अच्छा गुजारा चल जाता। मैं आरती को अपने बच्चों की तरह ही पालने लगी। दीदी के घर में ही आरती और मैं अकेले रहते थे। मुझे आज भी वह दिन याद है जिस दिन मैंने आरती को उसकी माँ की मौत के बारे में बताया था।
वह अपनी माँ को याद करके बहुत रोई थी, मगर धीरे धीरे मैंने उसे संभाल लिया। वह अब मुझे अपनी माँ समझती है। मैंने भी जीने का हुनर सीख लिया है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने गम देखे थे कि अब अकेले रहना मेरे लिए कोई मुश्किल काम न था। अब मुझ में बहुत सहन शक्ति पैदा हो गई थी और दीदी की जिंदगी तो मेरे लिए सबक साबित हुई। उनकी जिंदगी से मैंने यह सीखा कि सहन शक्ति आखिर क्या होती है। मैंने आरती को माँ बनकर पाला। अब आरती भी बड़ी हो रही थी। आरती के लिए मैं और वह मेरे लिए एकमात्र सहारा है। अब मुझे माता की वह बातें याद आती हैं जब माता मेरी फिक्र करती और मुझे कहती कि बेटा, फजूल खर्ची न किया करो और घर को संभालना सीखो। अगले घर जाओगी तो क्या होगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मेरे जीवन में तो वीरानी ही लिख दी गई है। दीदी की मौत के बाद मैंने भी विवाह न किया और माँ बनकर आरती को पाला, क्योंकि पुरुष जाति से मेरा विश्वास ही उठ गया था। दीदी को गए हुए कितने वर्ष बीत चुके हैं। आरती अब 9वीं कक्षा में पढ़ती है। मैंने अपनी सारी जिंदगी ही उसे पालने में गुजार दी। मुझे आरती अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। वह मेरी दीदी की आखिरी निशानी है। जब भी मुझे अपनी दीदी की याद आती तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता। मुझे आज तक वह मंजर नहीं भूला जब मेरी आंखों के सामने उन्होंने दम तोड़ा था। मगर आज मैं उनका बदला ले चुकी हूं। जीजा को दीदी के कत्ल के अपराध में फांसी हो चुकी है और मैं आरती के साथ उनके घर में ही रहती हूं। मेरी उम्र अब ढल चुकी है। मेरा विवाह का कोई इरादा नहीं। हालांकि दीदी के जाने के बाद मेरे लिए कितने ही प्रस्ताव आए, मगर मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मैं अपनी सारी जिंदगी आरती के नाम लगा चुकी थी